मेडिकल साइंस के पेचीदा विषयों में आजकल जो सबसे बड़ा नाम उभर कर आ रहा है वो है कैनबिस यानी गांजा। अरे भाई, मैं उन गंजेड़ियों के समुदाय को किसी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे भी कई दोस्त फुल टाइम गंजेड़ी हैं। लेकिन देखो, अगर हम बात करें बिना पक्षपात किए प्योर साइंस की, तो ये अच्छे हैं बुरे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। इन दोनों पक्षों पर अलग अलग एविडेंस और पर्सपेक्टिव्स रखते हुए इन पर कई अध्ययन किए गए। आज के इस वीडियो में मैं हाल ही के एक स्टडीज के विभिन्न पहलुओं के बेसिस पर आपके सामने गांजे का एक नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये बताने की कोशिश करूंगा। हाय, आई एम जॉनी, वेलकम टू मार्वल साइंस। आपने ये चीज नोटिस करी है, आजकल दुनिया भर में गांजे का सेवन करने वालों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कई देशों में इसे लीगलाइज कर दिया जाने लगा है। इस लीगलाइजेशन के पीछे का मूल कारण है कि गांजा मेडिकल रीजंस के लिए बहुत फेमस है। मार्केट में मौजूद काफी सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स बनाने के लिए गांजा एक खतरनाक भूमिका निभाता है। अब गांजे का मेडिसिन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है? बट नाउ लेट्स स्टिक टू द पॉइंट फॉर अ व्हाइल। तो चलिए बात करते हैं कैनबिस में पाए जाने वाले कंपाउंड की। इस कंपाउंड को टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल कहते हैं। जब कोई इंसान कैनबिस कंज्यूम करता है तो ये टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यानी THC उसके फेफड़ों से होकर उसके खून में घुल जाती है, और वो खून वहां से जब दिमाग तक पहुंचती है तब जाकर यह दिमाग को प्रभावित करना शुरू करती है, यानी तब जाकर नशा चढ़ता है, जिससे आपको हैलुसिनेशंस, डिल्यूशंस वगैरह का अनुभव होता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है, यानी कुछ देर बाद you'll be back to normal। पर रिसर्चर्स कहते हैं कि इनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के साथ साथ इनके कई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। अगर कोई किशोर यानी टीनेजर कैनबिस का सेवन करता है तो उसमें इसके परमानेंट इफेक्ट्स भी नजर आते हैं, जैसे कि ब्रेन का अंडर डेवलपमेंट यानी सोचने की क्षमता का कम होना, और खास करके जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है उन लोगों में ये कैनबिस हैलुसिनेशन को और भी भयंकर तरीके से बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, कैनबिस को कई अन्य मानसिक समस्याओं से भी जोड़ा गया, जैसे कि किशोर अवस्था में अवसाद यानी डिप्रेशन। पर दोस्त, हर सच के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां कैनबिस इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को न्योता देती है, वहीं इस बात को नकारना भी सही नहीं होगा कि इसका उपयोग सदियों से कई प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अगर आपको उल्टी फील हो रही है तो ये इसमें काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके साथ साथ ये आंखों के प्रेशर को दूर करने, मांसपेशियों के दर्द को कम करने, भूख को उत्तेजित करने, कन्वल्शन को रोकने और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दर्द को खत्म करने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तक कि इसका उपयोग कई महत्वपूर्ण स्थितियों में कैंसर और एड्स से पीड़ित लोगों पर भी किया जाता है, ताकि उनका एपेटाइट स्टिमुलेट हो सके और वो खाना खा पाए। ध्यान न लगने की मनोवैज्ञानिक बीमारी, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, इस बीमारी के इलाज के लिए वैज्ञानिक और चिकित्सक उन्हीं दवाइयों का उपयोग करते हैं जो गांजे के THC से बनती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक अहम हिस्सा, जिसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं, गांजे की बूटी का इस कदर मोहताज है कि बिना इसके इसका कोई आधार ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन स्टडीज की ओर जिनका जिक्र मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। ये स्टडीज हाल ही में पब्लिश हुए थे, जो भांग के सेवन और मानसिक बीमारी से संबंधित विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इनमें से पहला जो था वो था इम्पैक्ट ऑफ एडोलसेंस मैरिजुआना यूज ऑन इंटेलिजेंस, रिजल्ट्स फ्रॉम 2 लॉन्गिट्यूडनल ट्विन स्टडीज नाम का ये अध्ययन। इसमें कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी के चिकित्सा शोधकर्ताओं ने 2 जुड़वा बच्चों को लेकर एक अध्ययन किया। जाहिर सी बात है, जुड़वा होने के कारण
दोनों ही सेम जीन्स और सेम अपब्रिंगिंग्स शेयर करते थे। उन जुड़वाओं में से एक तो नॉर्मल जिंदगी बिता रही थी, लेकिन दूसरे को नियमित रूप से गांजे का सेवन कराया जाता रहा। वक्त बीतता गया, शोधकर्ता ये सोचते रहे कि अब आएगा फर्क, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। दोनों के आईक्यू में कोई अंतर नहीं दिखा। हालांकि इस पर अन्य लोगों का कहना है कि इस अध्ययन में काफी खामियां थी, क्योंकि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि उस सब्जेक्ट पर कितनी बार और कितनी मात्रा में गांजे का उपयोग किया गया, और यही बात स्पष्ट नहीं थी। वहीं दूसरी स्टडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में किए जाने वाले एक रिसर्च का। इस रिसर्च में 781 युवाओं के ब्रेन्स स्कैन किए गए। उनमें से 147 युवा कैनबिस का उपयोग करते थे। उस स्टडी के दौरान यह आश्चर्यजनक बात सामने आई कि कैनबिस उपयोग करने वाले युवाओं और उपयोग न करने वाले युवाओं के ब्रेन स्कैन में भी कुछ खास अंतर नहीं था। यानी उन सभी युवाओं के कॉर्टिकल थिकनेस, ग्रे मैटर डेंसिटी सब एक समान थे। इस रिसर्च को न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी नाम के एक जर्नल में पब्लिश किया गया और इस स्टडी का नाम दिया गया Cannabis use in youth is associated with limited alterations in brain structure. इससे रिलेटेड किंग्स कॉलेज लंदन का एक नया अध्ययन हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित जर्नल द लांसेट साइकेट्री में पब्लिश हुआ, जिसे नाम दिया गया द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनबिस यूज टू वेरिएशन इन द इंसिडेंस ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर अक्रॉस यूरोप, अ मल्टी सेंटर केस कंट्रोल स्टडी। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य रोजाना कैनबिस उपयोग और मनोविकृति के बीच के संबंध की जांच करना था। इस स्टडी के लिए ब्राजील और 10 यूरोपियन देशों के मनोरोगियों यानी साइकेट्रिक पेशेंट्स को चुना गया, जिनकी उम्र 18 से 64 साल थी। विश्लेषण से पता चला कि गांजे का रोज इस्तेमाल करना इंसान में होने वाले मनोरोगों के खतरों को बढ़ा देता है, जबकि गांजा या गांजे से जुड़े प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करने वाले लोग इस खतरे से बचे रहते हैं। यहाँ गांजे की सक्रियता या ये फैक्टर कि वो कितना असरदार है मनोरोग विकसित करने में, उसका सीधा असर दिखाई देता है। यानी गांजा अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो मनोरोग विकसित करने की संभावना भी ज्यादा होगी। अब आते हैं इस वीडियो के मूल पर। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को इन रिसर्चेस या इनसे जुड़े तथ्यों की जानकारी नहीं है, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि आपको इन्हें जानने की इच्छा भी नहीं होगी। You'll always choose an entertainment comedy video over a proper science video like any day. क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो realm ही अलग है। हम ये सोचते हैं कि ये हमें कभी नहीं हो सकता। कोई स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे, हम ये सोचते हैं कि उनमें ही प्रॉब्लम है, हम तो फिट है, ये हमें कभी नहीं हो सकता। किसी को स्ट्रोक आ गया ये देखने के बाद भी हम अपना प्रेशर चेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम तो फिट है, ये हमें कभी नहीं हो सकता। दोस्त, तुम्हें पता भी नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन तुम उस बिल्ली की तरह हो जो आंख बंद करके दूध पी रही है, ये सोचते हुए कि उसे कोई नहीं देख रहा। अब इसी टॉपिक की बात करते हैं। क्या गांजे का इस्तेमाल करना दिमागी बीमारियों की शुरुआत है या उनकी बढ़ी हुई घटनाओं से जुड़ा है? क्या गांजे के इस्तेमाल को दिमागी बीमारी से जोड़कर देखने का फैसला जल्दबाजी है या एक प्रिकॉशन? ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हो या फिर इस वीडियो को स्किप करके निकल लेते हो, ये आपकी बात है। खैर, ये स्टडी आखिर इस बात की सच्चाई को कितना बयां करती है, इन सभी सवालों के जवाब शायद हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है। कुछ केसेस में गांजे के इस्तेमाल और दिमागी बीमारी के बीच संबंध मिल सकता है, पर यह बात पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। यानी किसी के साथ ऐसा हो सकता है और किसी के साथ नहीं भी। लेकिन सामूहिक तौर पर एक निष्कर्ष पेश करना कि ये अच्छा है, बुरा है, ये सही नहीं होगा। गांजा कितना स्ट्रांग है और उसके कितने सेवन दिन में करने चाहिए, और इस बात को दिमागी बीमारी होने की संभावना से जोड़कर देखना शायद एक घिसी पिटी बात है। दोस्त, जो चीज़ समझ में आती है ना, उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन जो समझ में ही नहीं आती उससे कैसे लड़ोगे? इस टॉपिक पर फर्दर रिसर्चेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करें। ठीक है? I'll see you in the next video.